डिजिटल संवाद की कड़ी में आज कोटा संभाग के आरएलपी के कार्यकर्ताओं से समस्त मेरे से जो सोशल मीडिया में जुड़े हुए भाई हैं, सबको नमस्कार। जोधपुर संभाग से डिजिटल संवाद की शुरुआत की थी। जोधपुर के बाद बीकानेर, अजमेर, जयपुर और आपका आज हो गया कोटा। कोटा संभाग के अंदर चारों जिले कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। निश्चित रूप से कोटा संभाग वो संभाग है कि राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़, गंगानगर के अंदर तो नहरी क्षेत्र से सिंचाई होती है। उससे ही पहले राजस्थान के अंदर अगर सबसे उपजाऊ जमीन हजारों वर्षों से कहीं की थी तो कोटा अंचल की जमीन उपजाऊ थी। मारवाड़ से लेके, मेवाड़ से लेके दूर दराज से लोग जब अकाल पड़ जाते थे तो कोटा डिवीजन के अंदर पशुपालक अपनी भेड़ लेके, दूसरे जो गाय को लेके और खाने कमाने के लिए कोटा डिवीजन के अंदर जाते थे। बहुत सामर्थ्य वाला इलाका कोटा डिवीजन रहा है। आज सबसे पहले तो मैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर तंगधार में एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। इसमें 5 जांबाज भारत माता के सपूतों ने कुर्बानी दी और एक शहीद हमारे राजस्थान के करौली जिले के गांव मऊ इब्राहिमपुर के जांबाज जोगेंद्र सिंह सोलंकी की जान चली गई। उन्होंने शहादत दी। मैं पूरे परिवार को, इन 5 सैनिकों के परिवारों को और राजस्थान के भाई जोगेंद्र सिंह के परिवार को भगवान ताकत दे, संबल दे, शक्ति दे। मैं इनकी शहादत को नमन करता हूँ। ये वीर भूमि है राजस्थान की और हमेशा यहाँ के रणबांकुरों ने इस देश को बचाने के लिए प्रयास किया और उसी कड़ी में जोगेंद्र सिंह का बलिदान भी एक कड़ी के रूप में जुड़ गया। पूरा देश इनके बलिदान को याद रखेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार स्वतंत्रता दिवस भी है। प्रेस चौथा लोकतंत्र का स्तंभ है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के रूप में प्रेस को माना गया है। प्रेस वो माध्यम है जहाँ कहीं सुनवाई नहीं होती है, वहाँ अखबार के माध्यम से लोग अपनी बात को हर मंच पे उठाते हैं और सरकार का ध्यान भी आकर्षित करते हैं। मैं दिल्ली की सरकार से, राजस्थान की सरकार से मांग करूंगा कि प्रेस के हमारे जो भी भाई है, इसकी स्वतंत्रता बनी रहे, इनकी स्वायत्ता पे कोई आंच नहीं आए, क्योंकि यही एक वो कड़ी है जिसने इस भारत को नहीं, विश्व को जिंदा रख रखा है। प्रेस की वजह से ही दूर दराज से बैठे लोग आज लाखों मील दूर से भी किसी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। तो मैं इस अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार स्वतंत्रता दिवस है, इस पर मैं बधाई देता हूँ तमाम मेरे पत्रकार भाइयों को। और मैं सरकार से भी आग्रह करूँगा कि दिल्ली की सरकार, राजस्थान की सरकार पत्रकारों को हमेशा स्वायत्त रखें। उनके यहाँ दखलंदाजी प्रेस के मामले के अंदर नहीं करें, भेदभाव नहीं करें और इस चौथे लोकतंत्र के स्तंभ को और मजबूती दे ताकि आने वाला इंडिया और मजबूत हो। भाइयों, जयपुर सहित पूरे प्रदेश के अंदर आज सेना के तीनों अंगों ने हेलीकॉप्टर से पूरे देश के अंदर फूल बरसाए, पुष्प वर्षा की। हमारे कोरोना वॉरियर्स जहाँ अस्पताल है उनके ऊपर और जहाँ जगह कोरोना वॉरियर्स, वहाँ पे फूल बरसा के उनको ये मैं संदेश दिया कि पूरा देश जो लड़ाई आज आप कोरोना को हराने के लिए इंडिया लगा हुआ है, इस पर आप मजबूती से काम कर रहे हो। और मैं रक्षा समिति का स्थायी सदस्य होने के नाते सेना के तीनों अंगों को बधाई देता हूँ मेरी तरफ से। आप सभी से मैं एक अपील भी करूंगा
मेरा अनुरोध है कि आरएलपी के पेज को अधिक से अधिक शेयर करें। ये सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफार्म है लॉकडाउन के अभी चलते कि गांव डाणी के अंदर बैठे प्रत्येक व्यक्ति को हमारे विचारों का आदान प्रदान हो और उनकी समस्याओं से रूबरू हो सके। ये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गांव डाणी तक ये मामला पहुंच सके। कोटा संभाग की शुरुआत में कोटा से करूंगा। कोटा देश के उन तमाम शहरों में प्रमुखता से कोटा ने अपनी जगह बनाई पिछले 20 सालों के अंदर। कोटा के शिक्षकों का प्रयास, कोटा के जितने भी कोचिंग जो क्लासेस ले रहे हैं उनके मालिक और दूसरे जो लोग हैं जो कोटा के अंदर इस शिक्षा को बढ़ावा देने के अंदर, चाहे सामाजिक संगठन है, चाहे राजनेता, चाहे दूसरे संगठन है, मैं सबको बधाई देता हूं कि कोटा ने देश के अंदर वो स्थान हासिल किया, वो मुकाम हासिल किया जहाँ देश के सबसे ज़्यादा इंजीनियर और डॉक्टर कोटा की धरती पे पढ़ के निकले और देश के प्रत्येक राज्य के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि छात्रों की कुल संख्या कोटा में मिला के 1 लाख के आसपास होगी। ये देश के तमाम बड़े जो शिक्षा के हब है उसके अंदर कोटा अपनी अनूठी अलग से ही पहचान रखता है। तो कोटा के बारे में जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स किया करते थे, कोटा के अंदर हमेशा छात्र आंदोलन हो चाहे किसान आंदोलन हो, कोटा की मजबूती हमेशा अलग ही नजर आती थी। और भारतीय जनता पार्टी का जो उदय हुआ निश्चित रूप से कोटा डिवीजन से ही भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था। बाकी राजस्थान के अंदर तो बीजेपी बाद में आई थी। सबसे ज़्यादा कोटा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया था। और कोटा के अंदर हमेशा किसान आंदोलनों से लेकर राजस्थान का इतिहास अटा पड़ा है कि हर आंदोलन में कोटा संभाग के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया और हमेशा अगुवाई भी की। और मेरा कोटा से पिछले 20 साल से लगाव है, कई बार जाता भी हूँ। मैं जो विधायक था तब भी जाता था, अब भी जाता हूँ। तो आप लोग बड़े मन से मेरा आदर सत्कार करते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कोटा संभाग के मेरे भाइयों को, 36 कौम के किसानों को, किसान पुत्रों को, धरती पुत्रों को कि हनुमान बेनीवाल कोटा संभाग की हर समस्या के लिए राजस्थान की विधानसभा के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी मजबूती से आपके मुद्दे उठाएगा, प्रयास करेगा। और कोरोना खत्म होने के बाद हम बड़ा आंदोलन जोधपुर की धरती से करेंगे। तब कोटा डिवीजन के अंदर भी तमाम चारों जिला मुख्यालयों पे एक दिन आपसे रूबरू होके तमाम भाइयों की तमाम समस्याओं के समाधान का प्रयास करेंगे। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। भाइयों, कोटा के अंदर पिछले साल जो बदनामी पूरे देश के अंदर हुई कि कोटा में जेके लोन हॉस्पिटल के अंदर सैकड़ों नवजात शिशुओं ने दम तोड़ दिया। दुर्भाग्य इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी वहां गए और प्रदेश के चिकित्सा मंत्री वहां गए तो उनका ग्रीन कारपेट बिछा के स्वागत किया गया, जैसे कोई पुराने जमाने के अंदर राजतंत्र में राजा महाराजाओं को किया जाता था। और मुझे इस बात का दुख है कि चिकित्सा मंत्री ने वहां जाके एक बयान दिया, कहा भाई नवजात शिशु जो मृत्यु दर है वो कम नहीं हो रही है, नवजात शिशु दम तोड़े, क्या किया जाए? तो मंत्री जी ने कहा कि अपने भर्ती करना बंद कर दो अस्पताल के अंदर शिशुओं को, तो अपना आप ही जो मरने की संख्या वो कम हो जाएगी। किस तरह का बेतुका बयान चिकित्सा मंत्री ने कोटा के अंदर जाकर दिया था। दुर्भाग्य इस बात का है कि इतना बड़ा बवाल हुआ पूरे देश के अंदर, लोकसभा में मामला उठा, लेकिन कोटा के अंदर उन एक भी डॉक्टर्स की ट्रांसफर नहीं हुई। कोटा के अंदर जो लोग थे जिनकी वजह से सैकड़ों शिशुओं ने दम तोड़ दिया, राजस्थान की बदनामी हुई, कोटा की बदनामी हुई, लेकिन उस मामले की अभी तक पूरी जांच होकर अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, न उनके कृत्य के खिलाफ कोई कार्रवाई। सरकार ने कोई आयोग या कुछ जांच कमेटी जरूर बनाई थी, लेकिन उसका रिजल्ट आज तक नहीं आया। हम लोकसभा के अंदर भी इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। जो विधानसभा चलेगी तो आरएलपी पार्टी शिशुओं की मौत के लिए जिम्मेदार, हमारे बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार जो भी है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कराने की हम मांग करेंगे। भाइयों, KEDL नामक एक प्राइवेट बिजली कंपनी की मनमानी की शिकायत मुझे मिली है। इसके खिलाफ कोटा के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है। लग रहा है बहुत बड़ा राजनीतिक संरक्षण इस KEDL कंपनी को मिला हुआ है। मन मर्जी के बिल उपभोक्ताओं को घरों पे भेज देती है और भरने पड़ते हैं, नहीं तो कनेक्शन काट दिए जाते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि KEDL के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है
उसको हनुमान बेनीवाल भी पूरी तरीके से समर्थन देता है और कोटा की जनता के साथ है। KDL के जो भी लोग हैं इनका भी दिमाग ठीक करेंगे, इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। कोटा के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के मोड़क गांव में जो मंगलम सीमेंट फैक्ट्री है उसने बहुत बड़ा प्रदूषण उस इलाके के अंदर किया, उन गाँव के अंदर किया। मैं सरकार से मांग करूंगा कि प्रदूषण नियंत्रण आप वहाँ कराए। हम अब पूरे राजस्थान के अंदर आंदोलन की एक श्रृंखला खड़ी करेंगे, उसमें कोटा डिवीजन के अंदर भी प्रत्येक व्यक्ति की समस्या लेकर प्रत्येक इलाके के अंदर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होऊंगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। कंपनी के अंदर PF नहीं कट रही है, PF इसलिए नहीं कट रही है क्योंकि परमानेंट करना पड़ेगा, इसलिए वो ठेका पद्धति से ही श्रमिकों से काम करा रहे हैं, जबकि इनको नियमित करना चाहिए, इनकी PF कटनी चाहिए, ये मैं सरकार से मांग करता हूँ। जयपुर से आने वाली ट्रेन का मोड़क स्टेशन ठहराव की डिमांड भी भाई ने भेजी है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। इसमें भी केंद्रीय मंत्री से हम बात करेंगे, GM से हम बात करेंगे। MBBS के जो इंटर्न चिकित्सक है उन्होंने दैनिक स्टाइपेंड की राशि को बढ़ाने की मांग आई है। जब मैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर था तो मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इन MBBS के मेरे भाइयों को इंटर्नशिप जो कर रहे हैं इनको राशि बड़े हुए रूप में मिले, ये मैंने प्रस्ताव वहाँ पारित कराया था। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करके इस समस्या का समाधान भी निश्चित रूप से कराऊंगा। कोटा में गर्मी के कारण अभी लहसुन की जबरदस्त पैदावार हुई। जब लहसुन बोया जा रहा था तो लहसुन के जबरदस्त भाव थे, तो किसानों ने 57,000 हेक्टेयर के अंदर लहसुन बो दिया और ईश्वर की कृपा से बम्पर पैदावार हुई। कोरोना के चलते लहसुन की मंडी के अंदर खरीद चालू नहीं हुई और खरीद चालू नहीं होने से लहसुन को लोगों को अपने घर के आंगन के अंदर, घरों के अंदर, कमरों के अंदर कूलर और पंखे लगा के उसको ठीक रखा जा रहा है, क्योंकि गर्मी के अंदर लहसुन खराब हो जाता है। 2 साल पहले की हम बात करें, जब खरीद 2 साल पहले जब खरीद नहीं कर पाए थे, लहसुन के भाव नहीं मिले, तो 2 दर्जन से ज़्यादा किसानों ने लहसुन की वजह से आत्महत्या कोटा डिवीजन के अंदर की थी। ये भी एक शर्मनाक बात हमारे लिए। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि खरीद बुआई के समय जो लहसुन के भाव ज़्यादा थे तुरंत प्रभाव से इसकी खरीद चालू करें, अतिरिक्त इसके संसाधन साधन लगा के लहसुन 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर पूरा लहसुन खरीद ले, ये मेरी सरकार से मांग रहेगी। चंबल के बांधों से पानी जबरदस्त तरीके से इस बार हुआ तो 60 से 65 क्विंटल लहसुन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उतरा। ये बम्पर पैदावार है। ये सरकार को लहसुन की तरफ ध्यान देना चाहिए और लहसुन की खरीद जल्दी करे, किसानों को उसका पूरा पैसा मिले, लाभ हो, ये काम सरकार को करना चाहिए। हाड़ौती में गेहूं का बम्पर उत्पादन होता है, 6.50 लाख मीट्रिक टन इस बार गेहूं हुआ हाड़ौती अंचल के अंदर, लेकिन सरकार ने लक्ष्य रखा 3.5 लाख मीट्रिक टन खरीद का, यानी आधा गेहूं किसानों को मंडियों को ले जाना पड़ेगा। खरीद का लक्ष्य नहीं बढ़ाने से मंडियों में जब लेके जाएंगे तो वैसे तो समर्थन मूल्य 1925 रुपये गेहूं का, लेकिन मंडी के अंदर वो 1725 और 1800 रुपये के अंदर बिकेगा, तो किसान को 150 से 200 रुपये प्रति क्विंटल नुकसान है। और इस बार रबी के अंदर 2 लाख हेक्टेयर के अंदर ये बुआई हुई थी गेहूं की। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप लोग इस मामले के अंदर जो गेहूं की खरीद है, इस मामले में सरकार मंडियों को निर्देशित करे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पूरी लागू हो। ये मेरी मांग रहेगी कि 3.5 लाख के लक्ष्य को 6 लाख पार सरकार लेके जाए, प्रत्येक किसान को 1925 रुपये के हिसाब से ही समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल मिले, ताकि किसानों का भला हो। ये मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा। बारिश से भीगने से गेहूं बदरंग हो गया। दिल्ली से राजस्थान सरकार से इंस्ट्रक्शन आ गए कि बदरंग गेहूं को भी खरीदना है, लेकिन मंडियों के अंदर बदरंग गेहूं अभी तक नहीं खरीद रहे हैं। मेरी सरकार से मांग रहेगी कि बदरंग गेहूं को भी खरीद के किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक करें। चूँकि समाज चल रहा है और समाज के अंदर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोटा से मेरे पत्रकार भाइयों ने भी कुछ सवाल किए हैं। ये पत्रिका से हमारे चीफ रिपोर्टर है जगो सिंह जी धाकड़,
इनका एक सवाल था, जब सरकार किसी उपज का समर्थन मूल्य घोषित करती है तो उसे न्यूनतम मूल्य क्यों नहीं माना जाता? समर्थन मूल्य से कम दर पर उपज क्रय करने वाले व्यापारियों पर जुर्माना करने का कानून मतलब क्या आप संसद में मुद्दा उठाएंगे? इस तरह कानून की लंबे समय से मांग चली आ रही है। मैं धाकड़ साहब को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि लोकसभा के अंदर राजस्थान के 25 सांसद हैं। इन 25 सांसदों में सबसे ज़्यादा किसान की कोई बात करता है, चाहे कर्ज माफी से लगा के MSP से लेके जितनी भी कोई डिमांड करता है तो नागौर का सांसद करता है। मैंने लोकसभा के अंदर एक मामला उठाया था 26 जून 2019 को, विशिष्ट फसलें जो महत्वपूर्ण फसलें हैं उनको भी MSP के दायरे के अंदर लाया जाए। विशिष्ट फसलों में गवार, चवड़ा, मोट, गंवार पाटा, मेहंदी, धनिया, लहसुन को भी MSP में शामिल किया जाए। प्याज, लहसुन, टमाटर के भाव सुनिश्चित हो ताकि किसानों को बार बार तकलीफ नहीं हो। कई बार प्याज बढ़ जाता है, टमाटर बढ़ जाता है, कई बार बिल्कुल सस्ते भाव के अंदर बेचना पड़ता है, इससे किसानों के अंदर आत्महत्या बढ़ रही है। मैं जब विधानसभा के अंदर था तब भी मैंने MSP को कानूनी दर्जा देने की मांग की थी। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करें। स्वामीनाथन रिपोर्ट अगर लागू हो जाएगी तो किसानों की कुल लागत व अन्य व्यय के बाद मूल्य निर्धारण न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा मिल सकेगा। ये हम मांग करेंगे दिल्ली की सरकार से कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। राज्य सरकार से भी मेरी मांग रहेगी कि समर्थन मूल्य से अतिरिक्त अगर मान लो इसके अंदर क्या राइडर लगा रखा है, आपका सरसों और चना के अंदर ये राइडर लगा दिया कि 40 क्विंटल से ज़्यादा सरसों चना समर्थन मूल्य पर मत लो, तो गेहूं में भी राइडर होगा। मैं चाहता हूँ कि जितनी पैदावार हो, चाहे जितना गेहूं किसान के खेत में पैदा हुआ, जितना चना या जितना सरसों हुई, सरकार को तुरंत प्रभाव से उन सब की खरीद करनी चाहिए। और उसके बाद अगर मंडी में किसान कब जाएगा? जब समर्थन मूल्य पर उसकी खरीद पूरी नहीं होगी, राइडर होगा तो मंडी में जाएगा, तो मंडी वाला तो उसको कम रेट पे भी खरीद लेंगे। किसान को अगर आवश्यकता है तो जब उसको लगता है कि भाई मेरे आर्थिक तंगी के चलते किसानों को जल्दी फसलें जो फसल के भाव जैसे भी मिले उन भावों के अंदर बेचने में मजबूर होता है किसान, तो उसमें सरकार को उन मंडियों के लाइसेंस निरस्त कर देने चाहिए जो मंडियां समर्थन मूल्य से नीचे की दर पे उपज को खरीदती है। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ लोकसभा के अंदर इस बार इस मामले को पुरजोर तरीके से उठा के न्यूनतम मूल्य पर जो भी चाहे व्यापारी हो, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, आपराधिक कानून बने। और दूसरा, सरकार खुद ही ऐसा काम करे कि व्यापारियों को बीच में नहीं आना पड़े। सरकार तमाम जो पैदा होती है वो तमाम पैदावार को पहले ही आंकलन करके समर्थन मूल्य पे सारा माल खरीद ले, तो ऐसे मामले हमारे सामने आएंगे। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार का अधीन कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की अनुशंसाओं के आधार पर MSP तय होती है। एक रिपोर्ट पढ़ा था, किसानों ने बताई एक फसल की लागत हर राज्य में अलग अलग आती है। मान लो किसी उत्तर प्रदेश के अंदर 60,000 प्रति हेक्टर आती है, तो हो सकता है कि राजस्थान के अंदर 80,000 आए। तो मेरी दिल्ली की सरकार, राजस्थान की सरकार से मांग रहेगी कि जिन राज्यों में फसल की जो लागत, उपज की लागत है, जितनी जिन राज्यों में आए उसी हिसाब से उन राज्यों के अंदर समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए ताकि किसानों को उसका फायदा हो। और एक राज्य सरकारों से भी मांग करूंगा कि MSP तो दिल्ली तय करता है, केंद्र सरकार, लेकिन राज्य सरकारों को भी अपने किसानों को बोनस अतिरिक्त 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये पर क्विंटल देना चाहिए ताकि किसानों की हौसला अफजाई समय समय पर होती रहे। ये मैं सरकार से इस मामले में मांग करूंगा। भास्कर से, दैनिक भास्कर कोटा से प्रवीण जैन जी और शैलेंद्र माथुर जी ने चंबल नदी स्वच्छता संरक्षण के क्या प्रयास किए जाएंगे, इसके बारे में बताया मुझे। उन्होंने 5 सवाल मुझे बताएं, मैं बाकी का भी जवाब आपको दूंगा। यमुना की सहायक नदी चंबल है और चंबल से एक चंबल सहायक नदी, चंबल की सहायक नदी मेज है। तो इसके अंदर एक तो नमामि गंगा जैसा प्रोजेक्ट, जिस तरह गंगा की सफाई का अभियान चलाएगा, ऐसा प्रोजेक्ट भी यहाँ लाया जाए चंबल के अंदर। और दूसरा, इस चंबल नदी का पानी कैसे शुद्ध है, क्योंकि घड़ियाल भी चंबल नदी के अंदर जो वर्ल्ड और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घड़ियालों का जो संरक्षण क्षेत्र है वो चंबल है, वहाँ खूब तादाद के अंदर घड़ियाल है।
तो इसके अंदर चंबल के साथ जो मेज नदी चलती है, चंबल की 5 किलोमीटर जो नदी का नज़दीकी इलाका और मेज का 2 किलोमीटर नज़दीकी इलाका है, इसको जल संरक्षण मृदा संरक्षण के लिए वन क्षेत्र विकसित हो इस दोनों इलाकों के अंदर, तो नदी बिल्कुल साफ सुथरी रहेगी और अच्छी तरीके से चंबल के जल का उपयोग पीने के पानी में और सिंचाई के पानी के अंदर हो सकता है। ये मैं मांग करूँगा। इसकी नमामि गंगा जैसे प्रोजेक्ट की डीपीआर जल्दी हम बनाने की बात भी करेंगे। एक अभी कमेटी आई थी दिल्ली से, उस कमेटी ने वहाँ तय किया कि चंबल के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बोटिंग वगैरह भी हम लोग करवा सकते हैं और पर्यटन कैसे बढ़े इस दिशा में भी अच्छी तरीके से चंबल के अंदर काम करते हैं। चंबल कोटा की लाइफ लाइन है और ईआरसीपी जो इसका ईआरसीपी जिसकी कल हमने बात करी थी ईस्ट कैनाल प्रोजेक्ट की, उसके अंदर भी चंबल नदी का बहुत बड़ा योगदान ईस्ट कैनाल प्रोजेक्ट में भी रहेगा। कोटा से सवाल पूछा है, कोटा मेडिकल कॉलेज में 150 करोड़ की सुपर स्पेशलिटी विंग बनाई, लेकिन 1 साल से शुरू नहीं हो पाई। मेरा जवाब है कि इसके अंदर मैं रघु शर्मा जी जो मंत्री हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा और चीफ सेक्रेटरी से भी बात करके, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हायर आपके मेडिकल के हैं उनसे भी बात करके जल्दी से जल्दी हम जो आपका सुपर स्पेशलिटी विंग है इसको कोटा में चालू कराएंगे। कोटा में इलेक्ट्रिक लोको शेड कब खुलेगा, रेल प्रशासन हर बार भेजता है। इसका प्रस्ताव कोटा के रेलवे वर्कशॉप में अभी वैगनार की मरम्मत होती है, एलएचबी कोचेज की मरम्मत का काम भी दे दिया जाना चाहिए वर्कशॉप में, सभी संसाधन उपलब्ध है। इसका भी प्रस्ताव रेल प्रशासन भेज चुका है। कोटा में एएमयू लोको शेड बना तो छोटी दूरियों की ट्रेनों का संचालन में मदद मिलेगी, इसका भी प्रस्ताव रेल प्रशासन ने भेजा है। रेल प्रशासन से जुड़े जो प्रस्ताव आपके 3 आपने मुझे भेजे, एक मेडिकल हेल्थ का था, एक आपका चंबल नदी का था, 3 ये रेल वे संबंधित है। मैं रेल मंत्रालय के पास जो ये मामले लंबित हैं आवश्यक परीक्षण करवाकर रेलवे बोर्ड से भी बात करूंगा, रेल मंत्री जी से भी व्यक्तिगत रूप से बात करके कोटा की इन समस्याओं का निश्चित रूप से मैं समाधान कराऊंगा। बूंदी के बारे में कुछ बूंदी की डिमांड आई, बूंदी के केसराय पाटन में शुगर मिल बंद है, इसको चालू कराएं ताकि लोगों को रोजगार के साधन मिल सके। सहकारिता विभाग की लापरवाही बूंदी जिले से आई है, मैं सहकारिता मंत्री से बात भी करूंगा कि सहकारिता विभाग की लापरवाही के चलते लोग बड़े परेशान हैं, इसको कैसे दूर किया जाए। बूंदी के तालेड़ा उपखंड के सीतापुरा एवं सुहासा में स्थित एफसीआई के गेहूं के सरकारी खरीद केंद्र की क्षमता 1000 से बढ़ाकर 4000 क्विंटल प्रतिदिन की जाए, इसके मामले में भी हम लोग बात करेंगे, दिल्ली भी बात करेंगे। खरीद केंद्र बढ़े और 2 की जगह 4 हो। मैं रामविलास जी पासवान से भी इस मामले में बात करूंगा। तालेड़ा क्षेत्र में भी गेहूं की बम्पर पैदावार इस बार हुई है, इसके लिए मैं बधाई दूंगा पूरे कोटा डिवीजन को, लेकिन हमारा गेहूं पूरा सरकार अच्छे दाम पर खरीदे, इसके लिए हनुमान बेनीवाल दृढ़ता से आपके साथ खड़ा है। नैनवा क्रय विक्रय सहकारी समिति दही में गोण मंडी यार्ड शुरू कराने की मांग आई है, इसको शीघ्र ही शुरू कराने का हम बात करेंगे। चारों जिलों से समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्रों पर किसानों को जो भी समस्याएं आ रही, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि टोकन जो ऑनलाइन नहीं कटे, लॉकडाउन था, बहुत परेशानी थी, देश तकलीफ के अंदर है, आप भी तकलीफ में हो, इसलिए हमें डिजिटल संवाद आपसे करना पड़ रहा। नहीं तो मैं आपके बीच खुद उपस्थित होता, आपको भरोसा दिलाता हूँ कि लॉकडाउन के बाद में चारों जिलों में संभाग के एक दिन अलग से आपकी जन सुनवाई करूँगा, जो भी मुद्दे हैं उनको पूरा कराने का हम प्रयास करेंगे सबके साथ मिलकर, और किसानों को सारे टोकन मिले। ये जो अनिवार्यता एक राइडर लगाए इतने क्विंटल ही कर सकते हैं, तो वो राइडर खत्म होकर उपज का सारा गेहूं चना सरसों सारा खरीदा जाए किसान का, इसके अंदर हम दिल्ली की सरकार राजस्थान सरकार से मांग करेंगे। बूंदी जिले के मध्यम सिंचाई परियोजना गरडदा बांध बहुत पुराना बांध है, वो 2010 में टूट गया था, अभी तक वो ठीक नहीं हुआ। इस बांध से 56 गाँव को सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध हो सकती है, इस मामले का हम ध्यान भी रख रहे हैं। आरएलपी इस पर ध्यान आकर्षित सरकार का कराएगी और इसको लेके हम आपके साथ खड़े हैं। बूंदी जिले के मुख्यालय का बस स्टैंड बदहाल है, आज़ादी के 70 साल बाद
कोटा डिवीजन, जहाँ चाहे बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, हमेशा कोटा का खूब प्रतिनिधित्व रहा। तो मैं कोटा के मंत्रियों से भी आह्वान करूंगा कि बदाल बस स्टैंड को हाईटेक बस स्टैंड बनाया जाए, ये मेरी डिमांड रहेगी। नैनवा में स्ववित्त पोषित कॉलेज को सरकारी कॉलेज का दर्जा, बूंदी के हिंडोली को नगर पालिका बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री पिछले कार्यकाल में कर चुके, लेकिन अभी भी नहीं बनी, ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। दूसरा, झालावाड़ जिला, झालावाड़ के भवानी मंडी उपखंड में जो कि संतरा उत्पादन में सबसे बड़ा माना जाता है, और छोटा नागपुर कहते हैं, बहुत ही मीठा संतरा होता है और जबरदस्त पैदावार होती है। लेकिन यहाँ संतरे की अलग से मंडी नहीं, कृषि उपज मंडी और संतरा मंडी साथ है, तो अलग से संतरा मंडी खोली जाए, ये मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा। 5 साल पूर्व भवानी मंडी उप परिवहन कार्यालय की घोषणा की, लेकिन अभी भी नहीं बना, इसको भी बनवाएंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर सीमा से सटा है भवानी मंडी, और यहाँ मंदसौर सीमा से भवानी मंडी सटा हुआ है, और हम प्रयास करेंगे कि सटे हुए पूरे इलाके के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम हो। बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम की मांग खेल मंत्री से करूंगा। खेल मंत्री आपके राजस्थान के कोटा डिवीजन से आते हैं, तो उनसे मांग करूंगा कि आप इंडोर स्टेडियम यहाँ पे, बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम आप यहाँ पे खुलवाएं। 12 में थबड़ा पावर प्लांट व अडानी पावर प्लांट, स्थानीय रोजगार यहाँ पे लोगों को नहीं मिल रहा, इसके लिए हम दिल्ली के अंदर बात करें। 80% दिल्ली की सरकार कानून बनाए, राजस्थान की सरकार कानून बनाए, जितनी भी फैक्ट्रियाँ, जितने भी उद्योग हैं, 80% लोकल लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, ये कानून बनना चाहिए, तब जाके इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। इसमें मेरी तरफ से ये मांग रहेगी। 12 वो इलाका है जहाँ आज़ादी के 70 साल के अंदर भूख से मौतों को लेकर एक बार सियासत गरमाई थी, तभी कांग्रेस की सरकार थी 2098 से, नहीं 1998 से लेकर 2003 तक। उस समय 12 से शहरिया जाति के लोग हैं, ये आदिवासी इलाका है, बहुत गरीब लोग हैं 12 के अंदर, तो सरकार को 12 जिले की सुध लेनी चाहिए, पूरी सिंचाई परियोजना 12 के अंदर लगे, प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी मिले, वहाँ आदिवासियों को रोजगार के लिए अलग से रोजगार के साधन होने चाहिए। 12 जिले का विकास भी सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए। दुर्भाग्य इस बात का है कि हाड़ौती क्षेत्र के अंदर सड़कें पूरी तरीके से टूटी हुई है, और अभी तक कोटा से जो झालावाड़ जिस सड़क की बात हम करें, 2003 में वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी, 2 बार मुख्यमंत्री रह गई, लेकिन अभी तक वो सड़क पूरी नहीं बनी है। अभी तक कोटा से आधी दूरी पर सड़क बनी है, और मैं कई सड़कें आपको बता दूं, कोटा के चारों जिलों के अंदर कई ग्रामीण सड़कें ऐसी है जहाँ लगता है कि आज़ादी के बाद कभी कंकर भी नहीं डाले गए होंगे। मैं कोटा डिवीजन को आश्वस्त करता हूँ कि बड़े नेताओं के रहते हुए भी कोटा डिवीजन विकास के अंदर पीछे रह गया। आरएलपी पार्टी कोटा की सड़कों को भी ठीक करवाएगी, शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था पर भी करवाएगी, हर खेत को सिंचाई का पानी दिलाएगी, और जवानों को रोजगार का काम भी आरएलपी पार्टी मजबूती के साथ करेगी। भाइयों, अधूरी भर्तियों की मांग हमेशा आ रही है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अधूरी भर्तियों को पूरा कराने के लिए ट्विटर पे भी हमने 2-3 बार अभियान चलाया। ये हमारा दबाव ही था आरएलपी का कि सरकार ने कुछ भर्तियाँ मेडिकल हेल्थ के अंदर खोली है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तमाम पद, चाहे एलडीसी के अंदर जो घोटाला हुआ 500 से ज़्यादा पद होगा, उसको हम पूरा कराएंगे। 2013 के नर्सिंग कर्मियों, चाहे ग्रेड सेकंड के जो अभ्यर्थी, सेकंड ग्रेड के अध्यापक इंग्लिश के जो छूट गए थे, उनको भी हम जल्दी ज्वाइनिंग दिलवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। कृषि पर्यवेक्षक, पुलिस 2018 के हमारे कांस्टेबल भर्ती, सहायक कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2015, डॉक्टर्स की भर्ती, और जितने भी पद खाली है, चाहे वो किसी कोरोना के अंदर तो हमें सबसे ज़्यादा मेडिकल हेल्थ, पानी, बिजली, इनके अंदर तमाम पदों को, कृषि से संबंधित पदों को सरकार को भर देना चाहिए। अभी तो दिल्ली की सरकार भी बहुत बड़ा पैकेज राजस्थान को देगी, और भामाशाह भी आ गया है। मुख्यमंत्री जी को खाली पॉलिटिकल वो नहीं लेना चाहिए माइलेज। अब कह दिया कि प्रदेश में सब मजदूरों को ले आऊंगा, कहाँ से ले आऊंगा आप बताओ? आपने झुंझुना पकड़ा दिया मजदूरों को, प्रवासी जो बाहर बैठे हैं हमारे प्रवासी लोग और मजदूर। अब आप कह रहे हो मैं ट्रेनें चलाओ जल्दी जल्दी, तो आपको दिल्ली से बात करके ये बात करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी। आपके पास ट्रेन डिपार्टमेंट आपके पास नहीं है, ट्रेन दिल्ली सरकार चलाती है, रेल मंत्रालय चलाता है, भारत सरकार चलाती है, और राज्यों की जो सीमा है उसके अंदर भारत सरकार का हस्तक्षेप होता है। आपने झुंझुना पकड़ा दिया,
अब लोग परेशान हो रहे हैं, हमें टेलीफोन कर रहे हैं हर जगह, मैं वहाँ फंस गया, पास दो। इसकी एक गाइडलाइन आपको जारी करनी चाहिए कि इस हिसाब से पास मिलेंगे, इस शहर से ऐसे लोगों को लाएंगे, इस शहर से ऐसे लोगों को लाएंगे। 100 200 400 बस आपने राजस्थान के अंदर भेज दी, लेकिन बाहर से लोगों को लाने की क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं? हमें बताओ क्लियर। आप सब लोगों को, बहुत लोग पैनिक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हमें टेलीफोन करेंगे भाई हम कैसे आएंगे, क्या करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी को मैं कहूँगा कि इस मामले में राजनीति नहीं करें। प्रधानमंत्री जी में पूरे देश को भरोसा है और प्रधानमंत्री जी कोरोना को भी हरा देंगे, भगा देंगे और इंडिया मजबूत महाशक्ति बन के फिर विश्व के नक्शे पर उभरेगा। अमेरिका, चीन, स्पेन, जर्मनी और इंग्लैंड कोरोना का आगे जिन्होंने घुटने टेक दिए, भारत कोरोना को हराएगा। ये वीरों की धरती है, सूरमाओं की धरती है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने वाला समय आपका, आपको मजबूती से मिशन 23 की तैयारी भी भाइयों करनी है। एक संदेश मैं आपको देना चाहूँगा, लॉकडाउन का तीसरा चरण कल से शुरू हो जाएगा। अब अपने को ये नहीं सोचना है कि 2 चरण आराम से निकल के मस्त हो गए। आपको मेडिकल डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से ही आपको पालना करनी है। मास्क लगा के ही बाहर जाना है, बार बार हाथ धोने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि तीसरा चरण भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ ग्रीन जोन है, कोई उनको खुश होने की जरूरत नहीं, ग्रीन जोन वाला ऑरेंज और रेड जोन में जा सकता है। तो रेड जोन वालों को तो ग्रीन जोन में आना, रेड जोन वालों को तो ग्रीन जोन में, और ऑरेंज वालों को ग्रीन में आना, और ग्रीन वालों को ग्रीन में ही बने रहना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। बहुत बड़ी तकलीफ इस विश्व पे आ पड़ी, भारत पे आ पड़ी, राजस्थान पे आ पड़ी। हम सबको पार्टियों से ऊपर उठ के इस मामले के अंदर काम करना है। अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकले। विदेश में जो मेरे भाई फंसे हैं, चाहे फिलीपींस के अंदर MBBS कर रहे हो, चाहे रशिया के कुर्गिस्तान और रशिया, इंग्लैंड, अमेरिका, जहाँ जहाँ हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हम लगातार लगे हुए। और खाड़ी देशों के अंदर जो हमारे भाई कुवैत, सऊदी अरब या जहाँ भी फंसे हैं UAE के अंदर, मैं आश्वस्त करता हूँ कि लगातार विदेश मंत्री जी के संपर्क में हूँ। लोकसभा के अंदर भी 2-3 बार मामला उठाया, हमेशा ट्विटर के माध्यम से, दूसरा माध्यम से भी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे छोटे भाई जो वहाँ परेशान हैं, उन सबको उनके गांव तक, घाणी तक और शहर तक पहुँचाया जाए। इतना मैं आश्वस्त करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इस मामले में संवेदनशील है, प्रत्येक व्यक्ति की पीड़ा को समझते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति जो विदेश में बैठा वो भी आएगा, प्रवासी राजस्थान भी आएगा, राजस्थानी भी आएगा, कोरोना भी भागेगा और आने वाला समय आपका होगा। ये मैं आप सारे भाइयों को विश्वास दिलाता हूँ। कोटा राजनीति क्षेत्र के अंदर भी हमेशा आगे रहा, चाहे BJP के नेता हो, चाहे कांग्रेस के, कोटा के नेताओं का हमेशा वर्चस्व राजस्थान की राजनीति के अंदर रहा, लेकिन उतना काम कोटा के अंदर नहीं हुआ। इतना काम कोटा के अंदर कराना, ये मैं विश्वास सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे कोटा डिवीजन के भाइयों को देना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल वोट की खातर संघर्ष नहीं कर रहा है। 2018 के अंदर भी जब 16 से 15 से हुंकार भरी, 18 के अंदर चुनाव लड़ा, तो वोट के खातर नहीं, एक हुंकार भरी संपूर्ण कर्ज माफी किसानों की, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू, जिससे किसान को उसकी उपज का तुगना तिगना भाव मिले। जिस तरह जापान और अमेरिका के अंदर 100 रुपये की खेती पे 300 मिलते हैं, यहाँ भी 100 रुपये जब किसान खर्च करता है तो उसका बाजार मूल्य से 57 रुपये मिलता है, मतलब 43 रुपये का घाटा है यहाँ पे। तो वहाँ 3 गुना किसान को फायदा, मुनाफा कैसे हो। हमने मांग करी कि रोजगार, बेरोजगारी भत्ता मिले, कांग्रेस ने बोल दिया 35 रुपये मिलेगा, लेकिन अभी भी 35 रुपये बेरोजगारी भत्ता किसान के बेटों को नहीं मिल रहा। मुफ्त बिजली की बात भी हमने कर दी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इन तमाम मुद्दों को, जिसको लेकर गठन हुआ, इन मुद्दों को लेकर जैसे ही कोरोना समाप्त हो जाएगा, पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएंगे कि कोरोना आसपास भी नहीं है, तब बड़े स्तर पे आंदोलनों की शुरुआत करेंगे। शुरुआत जोधपुर से करेंगे और कोटा डिवीजन में भी मेरे भाइयों से मिलने के लिए, जन समस्याएं सुनने के लिए, और आवश्यकता पड़ी तो बड़ी रैली कोटा और इन 4 जिलों के अंदर भी बड़ी रैलियां करके आपके तमाम जो मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों के अंदर मैं भागीदार बनूंगा। अब जब लोकसभा चलेगी तो कोटा के जो इश्यू है, आप मुझे भी समय समय व्यस्त रहा करें। मैं निश्चित रूप से कोटा डिवीजन के 4 जिलों के किसानों को, जवानों को आश्वस्त करता हूँ कि हनुमान बेनीवाल 36 को उनको साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करेगा। कोटा की तो चंबल को हम ये कह सकते हैं लाइफ लाइन चंबल है। जिस तरह इंदिरा गांधी नहर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और पीने के पानी को लेकर राजस्थान के आधे जिलों की लाइफ लाइन है, इसी तरह आने वाले जब हम प्रत्येक खेत को सिंचाई की बात करते हैं तो चंबल का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इस योगदान को देखते हुए चंबल नदी कैसे शुद्ध हो, गंगा की तर्ज पे यहाँ भी अभियान चला के चंबल को शुद्ध करना हमारा सबका लक्ष्य है। आप सब ने जो मुझे बताया सोशल मीडिया के माध्यम से भी, आपके कमेंट, आपके सुझाव,
और आपके ईमेल आए, मैंने करीब करीब इन बातों को रखा भी है। और अगर कोई मामला बच गया तो आप टेलीफोन के माध्यम से, मैं आपको पत्र लिख के जो भी मुद्दा है RLP के माध्यम से हम राजस्थान की सरकार, दिल्ली की सरकार को समय समय पर, हमारे तीनों विधायक विधानसभा में और लोकसभा के अंदर हनुमान बेनीवाल पुरजोर तरीके से कोटा संभाग के भाइयों के लिए तैयार है। मैंने संभागवार डिजिटल संवाद का कार्यक्रम इसलिए भी रखा कि अभी बाहर निकल नहीं सकते, शुरुआत की, सातों हमारे संभाग है, सब संभाग के अंदर आप लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे दूसरी रैलियों के अंदर हमेशा मेरा सहयोग रखते हो, तो मेरा भी धर्म बनता है कि लॉकडाउन के अंदर मैं मेरे भाइयों को संभालूँ, कोई उनके परेशानी तो नहीं। एक आप ये भी तय कर लें कि कोई भूखा नहीं सोए। मैंने बूंदी कोटा के अंदर बच्चे जो RLP की टीम है हमारी, वो समय समय पर लोगों की सेवा भी कर रही है, खूब गरीबों की सेवा भी आप करें, सेवा का फल आपको निश्चित रूप से नौजवानों को मिलेगा। नौजवानों से एक बात और करूँगा कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रखें, नए राजस्थान के निर्माण में और नए इंडिया के निर्माण में आप सबको लगना है। आप सब मेरे साथ जुड़े, इसलिए कोटा डिवीजन के मेरे तमाम भाइयों का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।